स्टूडेंट्स, क्लास +2 फिजिक्स केडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सबसे पहले कल हमने जो बेटा किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो पार्ट्स हमने किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट्स के अंदर कल हमने कूलम्ब्स लॉ तक किया था। कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने सिंपल फॉर्म की थी। आज हम कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। इसको कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से बेटा इसको समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, x y z कोऑर्डिनेट्स, इस कोऑर्डिनेट के बीच में हमने एक वेक्टर यानी सपोज करो एक चार्ज लिया q1, एक चार्ज मेरे पास है दूसरा q2, टू चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, q1 भी पॉजिटिव q2 भी पॉजिटिव। q1 का ओरिजिन से डिस्टेंस r1, q2 का ओरिजिन से डिस्टेंस r2। A और B का अगर हम डिस्टेंस नोट करते हैं, इस डिस्टेंस को कैसे नोट करना है? सबसे पहले R1 और R2, R1 भी वेक्टर क्वांटिटी, R2 भी वेक्टर क्वांटिटी, बट Q1 एंड Q2 बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। A और B, A B के डिस्टेंस अगर हमें बीच का निकालना है, सबसे पहले A के ऊपर लगने वाली फोर्स और B के ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। A और B के ऊपर फोर्स कितना काम कर रही है, क्योंकि चार्जेस दोनों सेम हैं, Q1 एंड Q2 बोथ आर सेम चार्जेस। सेम चार्ज के कारण दे विल रिपेल ईच अदर। इट मींस Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा ये भी आउटवर्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं, Q2 के ऊपर Q1 द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होगा? अगर हम इसकी बात करें कि Q2 के ऊपर Q1 के कारण यानी कि B पॉइंट पे A के कारण कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? सबसे पहले बात करते हैं फोर्स Q2 के ऊपर। F of 2 1, इसका मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यानी F21, ये ऑन और ये वाला पॉइंट बाय, यानी कि फोर्स किसके ऊपर लगा? सेकंड चार्ज पे, ऑन सेकंड चार्ज, बाय किसके द्वारा? फर्स्ट चार्ज के द्वारा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F21। इसी प्रकार से अगर A पॉइंट पे मैं बात करूं, A पॉइंट क्या होगा? F12 यानी कि ऑन, और ये क्या होगा बेटा आपके पास? बाय, यानी फोर्स ऑन 1 बाय 2, यानी 1 के ऊपर लगने वाली फोर्स किसके कारण? 2 के कारण। अगर हम बात करते हैं कि बीच के डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? r of 1 from 2, यानी कहने का मतलब है 1 का डिस्टेंस 2 से कितना है, यानी कि 1 पॉइंट का यानी A का डिस्टेंस 2 से कितना है? इट इज कॉल्ड r12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल के अंदर +1 क्लास में आप लोगों ने किया होगा ट्रायंगल लॉ के अनुसार अगर हम देखें इन दोनों के अंदर कौन कौन से दो फोर्सेस आपस में जुड़ेंगे और तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, कौन से दो वेक्टर जुड़ेंगे, थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा कि सेम डायरेक्शन, ये एरो इधर से फिर आए इधर, लास्ट में फाइनल कहां पे? ये हमारे पास क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहता है? रिजल्टेंट वेक्टर कहता है कि r, यहां देखो इसको बेटे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेगा r1 को जोड़ो प्लस r12 को जोड़ो और इक्वल टू किसके आएगा? r2 के आएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है r12 की। r12 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? r2 माइनस r1, और यही वैल्यू हमने ये निकालनी है, यानी a b की वैल्यू क्या होगी? r12 r2 माइनस r1। अगर मैं बात करूं b a के बीच के डिस्टेंस की, b और a के बीच का डिस्टेंस होगा बेटा r21, यानी डिस्टेंस ऑफ 2 का डिस्टेंस किससे? 1 से इसका डिस्टेंस कितना है? तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा? ba का डिस्टेंस कितना होगा? r21। तो इसकी बात करते हैं तो r21 को हम क्या लिख सकते हैं? सेम, अब की बार एरो साइन किधर जाएगा? इस तरफ। इट मींस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर क्या होगा मेरे पास? इसी पॉइंट को अगर मैं ट्रायंगल लॉ से क्लियर करूं +1 क्लास से, r2 प्लस r12 एंड इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी r21 इट्स रिजल्टेंट वेक्टर r1। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है r21 की, तो r21 वैल्यू मेरे पास होगी r1 माइनस r2, ये वाली वैल्यू। इन्हीं के लिए ये
हमारे हो गए दोनों पोजीशन वेक्टर्स, r12 का पोजीशन वेक्टर, r21 का पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करते हैं इन्हीं के यूनिट वेक्टर की। एक छोटा सा फार्मूला भी पढ़ा होगा आपने +1 क्लास में, r12 यूनिट वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट r12 या फिर r12 एरो इसके ऊपर मैग्नीट्यूड, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, सॉरी पोजीशन वेक्टर बटे में इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे r21 की बात करें तो r21 का पोजीशन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर होती क्या चीज है, क्यों हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट वेक्टर की वैल्यू मेरे पास सिंगल 1 यानी यूनिट होती है। यूनिट वेक्टर का नाम ही पता लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सिर्फ ये एक काम कर सकता है, किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होने पर उसको डायरेक्शन दे सकता है। क्या दे सकता है? डायरेक्शन। तो इसीलिए हम इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर हम मान लो इस पोजीशन वेक्टर निकालें तो ये क्या कहता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सेकंड चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स फर्स्ट के कारण कितनी होगी? कूलम्स ने बताया था कभी भी फोर्स लगती है तो फोर्स एक लाइन के अलोंग लगती है, उससे दाएं बाएं नहीं लग सकती। या तो चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा या चार्ज उसको रिपेल करेगा। अब क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो इट विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेकंड चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स किसके कारण? फर्स्ट के कारण। अगर इसकी बात करते हैं, कल हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर, यानी इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F21 के बीच का डिस्टेंस कितना है? r12। तो r12 का स्क्वायर, और क्योंकि ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है सारा का सारा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? यूनिट वेक्टर से। अब ये सारा का सारा कंप्लीट फॉर्म किस में चेंज हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। तो r12 का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपने ऊपर पढ़ा ही है, r12 r12 का पोजीशन वेक्टर बाय r12 मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r12 का पोजीशन वेक्टर, r12 का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r12 का स्क्वायर r12 की पावर 1, इट मींस r12 की क्यूब, और मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या है, सॉरी पोजीशन वेक्टर क्या है, r12। इसी प्रकार से अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालनी पड़ जाए तो सेम 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r, यहां से क्या आ जाएगा 2 1 की क्यूब इनटू r21 का पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि F12 इज इक्वल F21। क्या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के? हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी बोथ आर नॉट इक्वल। अगर हम इनको इक्वल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स आर डिफरेंट, दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या है, डिफरेंट, क्योंकि r12 इज नॉट इक्वल टू r21। अगर हम लोग इसको इक्वल करना चाहते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। इसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड। यानी कहने का मतलब है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं बट डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट। अगर हम इनको इक्वल करना चाहते हैं तो बीच में किसका डिफरेंस आया, माइनस साइन का, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स टू 1, यानी कि दोनों फोर्स लगने वाली एक दूसरे चार्जेस के ऊपर इक्वल तो है बट एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। इसीलिए ये हमारे पास आता है टोटली कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आज हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की वैल्यू जो कूलम्स ने दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हम लोग निकालना चाहते हैं आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स इन एनी मीडियम। कूलम्स लॉ के अंदर जब हम फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो फ्री स्पेस के अंदर निकालते हैं, एक मीडियम के अंदर। तो पहले फोर्स इन मीडियम, जब हम फोर्स इन मीडियम की बात करते हैं किसी मीडियम के अंदर, तो हमारे पास क्या रहेगा 1/4πε Q1 Q2 बाय r²। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इंडिकेट करता है कि फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन इंडिकेट करता है कि किसी मीडियम की बात हम लोग कर रहे हैं। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मैंने लिखा भी हुआ है एप्सिलॉन इक्वल टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
जब हम बात करते हैं फोर्स इन फ्री स्पेस तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 1 क्या 2 बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास फ्री स्पेस, क्या करते हैं 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2 सॉरी 2/1, तो यहां सब कुछ करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू k। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, absolute electrical permittivity in medium to the electrical permittivity in free space। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि dielectric constant is the ratio of force in free space to the force of medium। यानी कि इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप लोग इसके बारे में रिगार्डिंग हम कर सकते हैं, या तो फोर्स की लैंग्वेज में या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस की लैंग्वेज में हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Next topic is principle of superposition। What is the definition of superposition principle? पहले दे चुके हैं बेटा definition, फिर भी दोबारा लिख रहा हूँ इसकी। Superposition principle total force on any charge due to a number of other charges at rest is vector sum of all the factors that charge due to other charge taken at one time। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर सपोज करो मेरे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है Q1 चार्ज Q2 को सपोज करो 100 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, इसके साथ में अगर मान लो Q3 चार्ज मेरे पास है, ये इसको Q1 60 न्यूटन से रिपेल कर रहा है। अगर मान लो इसकी जगह पे एक चार्ज और ले लें हम Q1 Q2 Q3 Q4, अगर मैंने एक चार्ज और ले लिया, ये इसको 20 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है 100 न्यूटन 60 न्यूटन 20 न्यूटन एक दूसरे के कारण, आप लोग कभी ये सोचो कि इसके कारण सर जी ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इससे रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच के ऊपर लगने वाली फोर्स कम होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दो चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्स का किसी तीसरे चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। अगर इसके और इसके बीच में फोर्स 100 न्यूटन है तो वो 100 न्यूटन ही रहेगी, Q1 Q3 के बीच में 60 न्यूटन है तो वो 60 न्यूटन ही रहेगी, बशर्ते इसके साथ चाहे बेशक एक चार्ज और भी जुड़ जाए, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दो चार्जेस के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु अगर हम Q1 की बात करें कि सर Q1 पॉइंट की ओनली सिंगल चार्ज की बात करें, उसने बोला है ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, उसके कारण उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। लेकिन अगर इस चार्ज की फर्क की बात करें, इस चार्ज के ऊपर इसके कारण इसके कारण इसके कारण तीन चार्जेस के कारण अलग अलग फोर्स काम कर रही हैं, और ये अलग अलग फोर्स की अगर मैं बात करूं सर Q1 पे टोटल चार्ज कितना है, तो Q1 पे चार्ज होगा इन सभी का वेक्टर सम, यानी कि इन सभी को जैसे ही आप जोड़ोगे सो अलजेब्रिक सम करोगे इनका सभी का, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, किसी को अट्रैक्ट कर रहा है किसी को रिपेल कर रहा है, तो इन सब को जोड़ के जो भी नेट क्वांटिटी आएगी वो Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स की आएगी। चलो इसके बारे में बात करते हैं बाद में। अभी हम देखते हैं x y z मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज करो Q0 मेरे पास टेस्ट चार्ज है, हम लोग क्या कर रहे हैं Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्जेस हैं जो Q0 से जुड़े हुए हैं, सभी का डिस्टेंस ओरिजिन से अलग अलग है। Q1 चार्ज का डिस्टेंस r1, Q2 का r2, Q3 का r3। अब हम बात करते हैं Q1 Q0 की। Q1 ने Q0 पे फोर्स लगाई, रिपेल किया, यानी फोर्स ऑन नोट ड्यू टू 1। मैंने भी बताया था कि 0 के ऊपर लगने वाली फोर्स यानी Q0 के ऊपर लगने वाली फोर्स किसके कारण, 1 के कारण, किसके कारण, 1 के कारण F01। अगर मैं बात करूं Q2 और Q0 की, तो Q2 फोर्स लगा रहा है Q0 पे, तो कितनी लगेगी F02, यानी फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2, यानी इस चार्ज के ऊपर 2 के कारण लगने वाली फोर्स। ऐसे ही 3 की बात करेंगे F03, यानी फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू थर्ड चार्ज। तो ये सभी हमारे पास टोटल फोर्सेस है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सबसे पहले सभी फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। F01 फोर्स ऑन नॉट चार्ज ड्यू टू 1 कितना है बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 दोनों चार्जेस का हमारे पास क्या प्रोडक्ट, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है R10, डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम नॉट चार्ज, यानी 1 का इससे डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस R1 नॉट का स्क्वायर। और मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से, क्योंकि इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पास सारा का सारा क्या होगा मैग्नीट्यूड को जब किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर फॉर्म
F01। ऐसे बात करते हैं F02 की, इसका सारे का मैग्नीट्यूड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू2 R20 डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 0 यानी नॉट चार्ज से, उसके बाद R20 का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही F03 का लास्ट में हम निकालते हैं NH चार्ज का। सपोज करो F0n यानी कि फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू n, या फिर बोल सकते हैं नॉट चार्ज ड्यू टू टेस्ट चार्ज, आपके पास ये ड्यू टू n चार्ज यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू n इनके बीच का डिस्टेंस r n नॉट का स्क्वायर और r n नॉट का यूनिट वेक्टर। इन सभी को जब अलजेब्रिक सब वेक्टर सम करेंगे तो सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, उसके बाद q1 q2 r10 का स्क्वायर 10 का यूनिट वेक्टर। सेकंड में देखेंगे q नॉट q2 r20 का। सबसे पहले निकालो कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू सभी के अंदर क्या है, अगर हम फर्स्ट की बात करते तो इसमें था q नॉट q1। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं q नॉट q1 था मेरे पास, q नॉट q नॉट सभी का फिक्स है एज इट इज। वेरिएबल क्या है 1 2 3 ऐसे लास्ट तक कितना n तक, जो चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे qi। ऐसे r10 r20 rn0 यानी कि 1 2 3 इसकी जगह लिखेंगे i, और 0 सब में कांस्टेंट है 0 इसका स्क्वायर, r10 20 n0 यानी i0 इसका यूनिट वेक्टर। और i की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, इनिशियल क्या है 1 और फाइनल क्या है n, यानी i की वैल्यू 1 से n तक, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम, समेशन। समेशन मतलब इन सभी का जोड़। इन सभी का जोड़ कहां से कहां तक, i की वैल्यू पुट करेंगे 1 से लेके n तक। पहले इस सभी में i की वैल्यू 1 2 3 4 n तक, यहां पे भी i की वैल्यू 1 to n, यहां पे भी i की वैल्यू 1 to n। ये सारे नेट फोर्सेस मेरे पास कितना आ गया